दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से हम भारतीय काव्य शास्त्र पर बात कर रहे हैं। हम जान चुके हैं कि काव्य किसे कहते हैं, किस प्रकार से काव्य को संस्कृत आचार्यों ने परिभाषित किया और सबसे पहले ये माना गया कि कवि कर्म यानी जो कवि का कर्म है वही काव्य है। और उसके बाद धीरे-धीरे भामह ने ये प्रतिपादित किया कि जिस रचना में, जिस कृति में शब्द और अर्थ का सहभाव होता है, वही काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने सबसे पहले सरसता के महत्व को पर जोर दिया काव्य की परिभाषा में और उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो इस तरह से क्रम से धीरे-धीरे काव्य की बारीकियों की तरफ संस्कृत आचार्यों का ध्यान गया और उन्होंने काव्य के अनेक प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किए। और आज के सत्र में हम काव्य के उन्हीं भेदों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपको भूलनी नहीं है, वो ये है कि संस्कृत आचार्यों में सर्वप्रथम भामह ने काव्य के भेदों की विस्तृत चर्चा की। यानी काव्य के भेदों की विस्तृत चर्चा करने वाले संस्कृत आचार्य कौन से हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होना चाहिए भामह। दूसरा बिंदु है कि भामह ने सब प्रारंभ में संपूर्ण काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया, गद्य काव्य और पद्य काव्य। उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि भाषा के आधार पर वर्गीकरण भी किया जाना चाहिए और भाषा के आधार पर उन्होंने काव्य को तीन भागों में विभाजित किया। और ये भाग थे संस्कृत काव्य, जो संस्कृत में रचित काव्य है वो संस्कृत काव्य, प्राकृत में रचित काव्य प्राकृत और अपभ्रंश में रचित काव्य को अपभ्रंश काव्य कहकर उन्होंने वर्गीकृत किया। उसके बाद उन्होंने विषय वस्तु के आधार पर काव्य के चार अन्य भेद स्पष्ट प्रस्तुत किए। ये चार भेद थे। सबसे पहले इतिहास पर आधारित चरित्र काव्य, यानी ऐसे काव्य जिनका नायक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति है और उसके चरित्र की संपूर्ण अभिव्यक्ति करना जिसका उद्देश्य हो, उस काव्य को इतिहास पर आधारित चरित्र काव्य कहा गया। दूसरा कल्पित कथा वस्तु वाले काव्य, यहाँ पर कथा शब्द जोड़ लेंगे, यानी जिस काव्य की कथा वस्तु कवि की कल्पना से उत्पन्न हुई हो, ऐसे काव्यों को कल्पित कथा वस्तु वाले काव्य कहा गया। तीसरी बात, जहां पर कवि का उद्देश्य अपने पांडित्य प्रदर्शन, शब्द और अर्थ के चमत्कार को अभिव्यक्त करना हो, ऐसे कला प्रधान काव्य। और जो काव्य शास्त्रों पर आधारित हो, शास्त्रों में वर्णित विषय वस्तु पर आधारित हो, उनको शास्त्र प्रधान काव्य कहकर पुकारा गया। तो इस प्रकार भामह ने विषय के आधार पर चार वर्गों में काव्य को विभाजित किया। आगे चले। इसके बाद भामह ने मोटे तौर पर सारे काव्य को के दो भेद किए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य के उन्होंने फिर से चार भेद किए, सर्गबंध महाकाव्य यानी जो महाकाव्य है, अभिनयार्थ अर्थात नाटक यानी जिसका जो अभिनय के लिए लिखा जाता है वो नाटक, आख्यायिका जो इतिहास प्रसिद्ध किसी भी चरित्र पर लिखी जाती है कथा, वो आख्यायिका, और जो कथा कल्पित कथानक पर आधारित होती है वो कथा। तो इस प्रकार प्रबंध काव्य के उन्होंने चार भेद किए। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पर कि प्रारंभ में कोई भी कृति जो कवि के द्वारा लिखी जाती थी, चाहे वो गद्य हो चाहे वो पद्य हो, उसे काव्य ही कहा जाता था और उसकी रचना करने वाले को कथाकार नहीं कहा जाता था बल्कि कवि ही कहा जाता था। उसके आधार पर भामह ने प्रबंध काव्य के ये चार भेद किए हैं। भामह के बाद क्रमशः दंडी, वामन, मम्मट, राजशेखर और विश्वनाथ आदि ने अपनी अपनी दृष्टि से काव्य के भेदों का निरूपण किया। मम्मट ने काव्य के तीन भेद माने। पहला भेद है उत्तम काव्य। क्या है ये उत्तम काव्य? मम्मट ने कहा कि जिस काव्य में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण हो, यानी व्यंजित अर्थ अधिक महत्वपूर्ण हो, अधिक प्रभावशाली हो और काव्य के प्रभाव में वृद्धि केवल और केवल व्यंजित अर्थ के कारण हो रही हो, वही उत्तम काव्य है, ये मम्मट ने कहा। और इसी को आचार्य विश्वनाथ और आनंद वर्धन ने ध्वनि काव्य कहकर के संबोधित किया। आगे चले। दूसरा वर्गीकरण किया मम्मट ने मध्यम काव्य। मध्यम काव्य उनके अनुसार वो काव्य है जिसमें वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण नहीं होता, यानी जहां पर वाच्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण है, व्यंग्यार्थ यानी व्यंजित अर्थ अधिक चमत्कारपूर्ण नहीं है, अर्थात सहृदयों को आनंदित करने की भूमिका वाच्यार्थ निभा रहा है,
वो मध्यम काव्य कहलाया गया और इसी को आचार्य विश्वनाथ ने और आनंद वर्धन ने गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहकर के संबोधित किया। तीसरा भेद किया मम्मट ने अवर काव्य के नाम से। अवर काव्य का मतलब है कि जिसमें शब्द और अर्थ का चमत्कार ही अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें व्यंजित अर्थ व्यंग्यात्मकता का कोई प्रभाव है ही नहीं, और इसे कहा गया आनंद वर्धन के द्वारा चित्र काव्य। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी मम्मट ने 3 श्रेणियों में काव्य को वर्गीकृत किया। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के केवल 2 भेद माने, मम्मट ने 3 माने, आचार्य विश्वनाथ ने केवल 2 भेद माने, क्योंकि उन्होंने चित्र काव्य को स्वीकार ही नहीं किया। इनका पहला था ध्वनि काव्य, यानी जिसमें व्यंजित अर्थ प्रधान है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य दूसरा, जिसमें वाच्यार्थ अधिक प्रधान है, व्यंजित अर्थ प्रधान नहीं है। तो ये 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया। आचार्य विश्वनाथ ने चित्र काव्य नामक भेद को अस्वीकार किया। ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विद्वान ने चित्र काव्य नामक भेद को अस्वीकार किया, तो आपका उत्तर होना चाहिए आचार्य विश्वनाथ। उसके बाद पंडित जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद माने, यानी जो भेद मम्मट ने प्रस्तुत किए उनमें एक भेद और जोड़ दिया, और वो था उत्तमोत्तम काव्य। उत्तमोत्तम काव्य क्या है? उत्तमोत्तम जो उत्तम से भी उत्तम है, ऐसा काव्य जिसमें शब्द और अर्थ स्वयं को गौण करते हैं। शब्द और अर्थ के गौण करने का अर्थ क्या है? यानी जहां पर वाच्यार्थ अधिक प्रबल या अधिक प्रभावशाली नहीं है, बल्कि किसी चमत्कारपूर्ण अर्थ को व्यंजित करते हैं, यानी व्यंग्यार्थ अधिक प्रबल है, उससे जगन्नाथ ने उत्तमोत्तम काव्य कह करके पुकारा। दूसरा है उनकी दृष्टि में उत्तम काव्य, जहां व्यंग्यार्थ अप्रधान रहकर चमत्कार का कारण होता है। यानी चमत्कार तो होता है काव्य में और व्यंग्यार्थ के कारण ही होता है, लेकिन वहां व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होता, वो केवल काव्य में चमत्कार यानी उसके प्रभाव में वृद्धि करने का आधार बनता है व्यंग्यार्थ, लेकिन प्रधान व्यंग्यार्थ नहीं होता। उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया जगन्नाथ के द्वारा उत्तम काव्य। आगे चलें। तीसरा उन्होंने कहा मध्यम काव्य, जहां वाच्यार्थ का चमत्कार व्यंग्यार्थ के चमत्कार से उत्कृष्ट होता है, यानी जहां वाच्यार्थ अधिक महत्वपूर्ण होता है, व्यंग्यार्थ अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, वो मध्यम काव्य कहा पंडित जगन्नाथ ने। उसके बाद चौथा भाग उन्होंने किया अधम काव्य, जहां अर्थ चमत्कार से उपकृत शब्द चमत्कार की प्रधानता होती है, यानी अर्थ चमत्कार और शब्द चमत्कार के द्वारा ही चमत्कृत करना पाठक को जहां काव्य का उद्देश्य होता है, उसे अधम काव्य कहा गया, और ये चित्र काव्य के सदृश है। समस्त संस्कृत आचार्यों के मतों के आधार पर विद्वानों ने काव्य भेदों का निरूपण के 3 आधार माने। उन्होंने कहा कि सारे विद्वानों ने जो अलग अलग आधार माने हैं, उनको अगर समायोजित किया जाए, समन्वित किया जाए, तो काव्य भेद निरूपण के 3 प्रमुख आधार हमारे सामने आते हैं। अब प्रश्न ये है कि वो 3 प्रमुख आधार क्या है? तो सबसे पहला है भाषा के आधार पर काव्य के भेद, जो कि भामा ने भी चर्चा की थी। व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के भेद, जिसकी चर्चा आनंद वर्धन ने भी की और विश्वनाथ ने भी। काव्य के बाह्य प्रकार अथवा इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के भेद, यानी विषय के आधार पर काव्य का भेद हो गया, और व्यंग्य के आधार पर काव्य का भेद हो गया, और इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य का भेद हो गया। अब बात आती है कि भाषा के आधार पर काव्य के 3 भेद कौन से हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके। संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश काव्य, यानी जो काव्य जिस भाषा में लिखा गया, संस्कृत में है तो संस्कृत काव्य की श्रेणी में, प्राकृत में है तो प्राकृत काव्य की श्रेणी में, और अपभ्रंश में है तो अपभ्रंश काव्य की श्रेणी में माना गया। तो भाषा के आधार पर तो ये 3 भेद हुए। अब चलते हैं आगे। आनंद वर्धन ने व्यंग्य के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद किए। कौन कौन से भेद हैं? ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। अब जानना यह है कि ध्वनि काव्य क्या है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य क्या है और चित्र काव्य क्या है, यानी आनंद वर्धन अपने इन 3 भेदों को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो ध्वनि काव्य से उनका अर्थ क्या है? प्रधानतः प्रतीयमान व्यंग्यार्थ की स्फुट प्रतीति, यानी ध्वनि काव्य वो काव्य है आनंद वर्धन के अनुसार जहां पर प्रतीयमान व्यंग्यार्थ काव्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ हुआ व्यंजित अर्थ। स्फुट यानी स्पष्ट, खुलकर प्रतीति होती है, यानी अभिव्यक्ति होती है, पाठक अच्छी तरह समझ जाता है, प्रतीति होती है, यानी जहां पर
व्यंजित अर्थ प्रधान होता है, वो ध्वनि काव्य है। किसके द्वारा? आनंदवर्धन के द्वारा। अब और ध्वनि काव्य में क्या होना चाहिए? प्रतीयमान व्यंग्य का सौंदर्य ही प्रधान होता है, यानी व्यंजित अर्थ के ही काव्य के सौंदर्य का प्रमुख आधार होता है, और व्यंजित अर्थ के कारण ही जो पाठक है, जो श्रोता है या जो दर्शक है, वो सहृदय आह्लाद प्राप्त करता है, यानी आनंदित होता है। तो ये दो बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण है ध्वनि काव्य के अंदर। अब बात आती है गुणीभूत व्यंग्य काव्य की। गुणीभूत व्यंग्य काव्य में प्रतीयमान अर्थ की सत्ता गौण होती है, यानी व्यंजित अर्थ महत्वपूर्ण प्रमुख नहीं होता, बल्कि अप्रधान रूप में विद्यमान रहता है। यानी प्रमुख क्या होता है? वाच्यार्थ होता है। वाच्य की चारुता चमत्कारी और प्रधान होती है, यानी प्रधान होता है वाच्यार्थ, और उसके चमत्कार, उसका जो चमत्कार है वाच्यार्थ का, वही सहृदय को आह्लादित करने की क्षमता रखता है, आह्लाद का आधार होता है। अब तीसरा है चित्र काव्य। चित्र काव्य है वो काव्य जिसमें रस, भावादि और तात्पर्य आदि से रहित होता है। व्यंग्यार्थ विशेष के प्रकाशन की, यानी व्यंजित अर्थ बिल्कुल नहीं होता, रहित होता है, और केवल वाच्यवाचक यानी शब्द और अर्थ की विचित्रता ही उद्देश्य होती है कवि का। और ये चित्र सदृश, जिसे चित्र काव्य कहा गया, ये चित्र सदृश काव्य है। चित्र सदृश काव्य कहने का अर्थ क्या है? जिस काव्य में जैसे चित्र में जीवंतता नहीं होती, चित्र स्थिर होता है, उसी तरह से जिस काव्य में जीवंतता नहीं है, उस काव्य को चित्र काव्य कहकर के संबोधित किया गया, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल शब्द और अर्थ के चमत्कार के द्वारा प्रभावित, पाठक को प्रभावित करना है। अब बात आती है काव्य के बाह्य प्रकारों, यानी इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य के भेद। तो इंद्रिय गम्यता के आधार पर काव्य को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया। दृश्य काव्य जैसे नाटक, इंद्री कौन सी हमारे काम आती है दृश्य काव्य में? आंखें। तो आंखों से देखकर जब आनंद प्रदान प्राप्त किया जाए तो वो दृश्य काव्य हुआ, जैसे नाटक को देखकर हम आनंदित होते हैं। श्रव्य काव्य यानी कानों से सुनकर जब आनंद प्राप्त किया जाए तो वो हुआ श्रव्य काव्य। तो पद्य, गद्य और चंपू काव्य इसके अंतर्गत माने गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की वो अलग अलग संस्कृत के आचार्यों के मत हैं, और उन सब के आधार पर जो समन्वित काव्य का के भेदों का जो वर्गीकरण है, उसको अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। यानी संपूर्ण काव्य को विद्वानों के मतों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया। संपूर्ण को श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, और श्रव्य काव्य को प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो भागों में विभाजित किया गया। अब प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य है महाकाव्य, और खंड काव्य इसके दो भाग हैं। यानी प्रबंध काव्य को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया, महाकाव्य और खंड काव्य। उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। संपूर्ण काव्य को दो वर्गों में विभाजित किया गया, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य को फिर से दो भागों में विभक्त किया गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, और प्रबंध काव्य को फिर दो भागों में विभक्त किया गया, महाकाव्य और खंड काव्य। तो अब हम चर्चा करते हैं कि महाकाव्य क्या है। महाकाव्य की सबसे पहली बात यह है कि यह प्रबंध काव्य का एक भेद है। दूसरी बात, दंडी ने अपने ग्रंथ में महाकाव्य की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्या है वो 6 विशेषताएं? दंडी के अनुसार सबसे पहली विशेषता है कि महाकाव्य वो है जो सर्गों में बंधा हुआ हो, यानी सर्गबद्ध होना चाहिए, सर्गों में विभक्त होना चाहिए। दूसरी बात, श्रव्य वृत्तों में सुंदर संधियों से युक्त उसकी कथा होनी चाहिए। श्रव्य वृत्त क्या है? जो वृत्त का अर्थ है छंद, यानी जो छंद सुनकर के आनंद प्रदान करने वाले हों, ऐसे सुंदर छंदों में महाकाव्य की कथा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और उसमें सुंदर संधियां होनी चाहिए। संधियां क्या है? संधियों को सरल शब्दों में समझ लेंगे। कथा के विकास के प्रमुख चरणों के लिए संस्कृत में संधियां शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः ये नाटक में प्रयुक्त होती है, लेकिन यहाँ पर भी यहाँ संधि का प्रयोग किया गया है। तो संधि का मतलब क्या है? कथा के विकास के प्रमुख चरण। कथा प्रारंभ होती है, वो एक चरण है। कथा विकसित होती है, वो एक चरण है। फिर नायक और नायिका जिस उद्देश्य से कवि रचना कर रहा है, उस उद्देश्य, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो तीसरा चरण होता है। फिर उसके बाद एक चरण में आकर के उन्हें उस लक्ष्य की प्राप्ति की उम्मीद हो जाती है, आशा हो जाती है, वो चौथा चरण है।
उसके बाद फिर उन्हें निश्चय हो जाता है कि निश्चित रूप से अब उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी, फल की प्राप्ति होगी, वो 5वां चरण है और यहीं पर चरमोत्कर्ष कथा का हो जाता है। तो ये चारों कथा में ये उतार-चढ़ाव, ये प्रवाहमयता अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए, ये बात दंडी ने स्पष्ट की। इसके बाद उन्होंने तीसरे बिंदु पर बात की कि जो महाकाव्य का कथानक है, वो इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए, यानी किसी ऐतिहासिक घटना पर, व्यक्ति पर आधारित होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने चौथे बिंदु में कहा कि प्रसंगवश जैसे-जैसे कथा आगे बढ़े, प्रसंग में आने वाले नगर, पर्वत, उपवन, चंद्रमा का उदय, सूर्योदय, जल क्रीड़ा और उत्सवों आदि का वर्णन भी आकर्षक शैली में किया जाना चाहिए। इसके बाद 5वां बिंदु उन्होंने कहा कि महाकाव्य में विवाह और वियोग यानी सुख दुखात्मक जीवन की जो स्थितियां हैं, उनका वर्णन भी किया जाना चाहिए। और छठे बिंदु में उन्होंने कहा कि अलंकृत, विस्तृत और सरस कथावृत होना चाहिए, यानी कथानक में अलंकृत होना चाहिए, अलंकारों का प्रयोग होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, सरसता यानी पाठकों को, दर्शकों को आनंद प्रदान, श्रोताओं को आनंद प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। ये 6 तत्व दंडी ने महत्वपूर्ण माने। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य के विस्तृत लक्षणों की विस्तृत चर्चा की और उन्होंने कहा कि 7 विशेषताएं किसी भी श्रेष्ठ महाकाव्य में होना अनिवार्य है। अब क्या है वे 7 विशेषताएं, जानते हैं। पहला बिंदु है विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य के लक्षण का कि किसी भी श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण यानी ईश्वर की आराधना से, प्रार्थना से, स्तुति से किया जाना चाहिए। सज्जनों की स्तुति यानी सज्जन व्यक्तियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, दुर्जनों की निंदा की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ताकि सामाजिक ये जान सकें कि श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ मार्ग जीवन का क्या है और कौन से कर्म ऐसे हैं जिनकी जो निंदित हैं, जिनका पालन नहीं किया जाना चाहिए। तो सज्जनों की स्तुति और दुर्जनों की निंदा होनी चाहिए। फिर ऐतिहासिक कथानक होना चाहिए, सर्गों में बंधा हुआ होना चाहिए। इन्होंने सर्ग की संख्या भी निर्धारित कर दी कि महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होना अनिवार्य है। और एक और बात पर इन्होंने बल दिया कि ये कि जहां पर कोई सर्ग समाप्त हो रहा है, वहां पर छंद में परिवर्तन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने नायक की विशेषताएं, जिसकी चर्चा दंडी ने नहीं की थी, इन्होंने नायक की भी चर्चा की। संस्कृत में नायक के 4 भेद माने गए हैं। उनमें से धीरोदात्त जो नायक है, उसको महाकाव्य के नायक के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। क्या होता है धीरोदात्त नायक? जो धीर और उदात्त यानी उत्कृष्ट गुणों से युक्त होता है, एक अच्छे कुलीन वंश में पैदा होता है, उस नायक को धीरोदात्त नायक कहा गया। तो विश्वनाथ ने माना कि किसी भी महाकाव्य का नायक केवल और केवल कौन होना चाहिए? धीरोदात्त और कुलीन नायक होना चाहिए। आगे चलें। इसके बाद रसों की चर्चा की आचार्य विश्वनाथ ने। उन्होंने कहा कि श्रृंगार, वीर, शांत में से कोई भी एक रस महाकाव्य में प्रधान हो सकता है और अन्य रस उसके सहायक रसों के रूप में आने चाहिए। अब महाकाव्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्योंकि महाकाव्य जीवन के विस्तृत समग्र रूप का अभिव्यंजन है, तो ऐसी स्थिति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो भारतीय संस्कृति में किसी भी व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण 4 पड़ाव माने गए हैं, उनकी प्राप्ति ही महाकाव्य का लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि चंद्रोदय, सूर्योदय यानी जिसकी चर्चा दंडी ने भी की थी, संध्या, रजनी, प्रदोष, प्रातः, मध्याह्न, मृगया यानी शिकार और यात्रा का सांगोपांग यानी विस्तृत वर्णन किया जाना चाहिए। तो कुछ एक बिंदु दंडी ने भी अपने महाकाव्य के लक्षणों में चर्चा की और उन्होंने, विश्वनाथ ने कुछ एक नए बिंदु भी इसमें जोड़ दिए। अब इन्होंने नामकरण के बारे में भी बात की। इन्होंने कहा कि नामकरण महाकाव्य का कवि, कथा अथवा नायक पर आधारित होना चाहिए। तो ये बात हुई कि किस प्रकार मम्मट ने, दंडी ने और विश्वनाथ ने महाकाव्य के लक्षणों की चर्चा की। अब बात आती है खंड काव्य की। खंड काव्य प्रबंध काव्य का दूसरा भेद है। आपको याद होगा कि प्रबंध काव्य को 2 भागों में विभक्त किया गया। कौन कौन से? महाकाव्य और खंड काव्य। तो खंड काव्य इस प्रबंध काव्य का दूसरा भेद है। सर्वप्रथम रुद्रट वो आचार्य हैं जिन्होंने खंड काव्य की ओर संकेत किया। ये एक लघु काव्य, महाकाव्य पूरे जीवन का, समग्र जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है, लेकिन ये जीवन के एक पक्ष का चित्र प्रस्तुत करता है। यानी महाकाव्य एक विशाल काव्य होता है और खंड काव्य एक लघु काव्य होता है।
इसके अलावा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य होती है महाकाव्य का, लेकिन खंड काव्य में इनमें से किसी एक की प्राप्ति, क्योंकि जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन है, इसलिए इनमें से किसी एक की प्राप्ति ही लक्ष्य होती है खंड काव्य का। और वहां तीन रसों में से किसी भी एक की प्रधानता की बात की गई और यहाँ किसी एक रस का पूर्ण वर्णन बताया गया। आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। इसको नए कर लेंगे। इसमें जीवन के एक पक्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया जाता है। इसकी चर्चा मैं कर चुकी, आगे चले। सर्ग विभाजन को इन्होंने अनिवार्य नहीं माना, सीमित सामयिक महत्व का संदेश, यानी खंड काव्य में सर्ग विभाजन अनिवार्य नहीं है। और क्योंकि ये जीवन के एक पक्ष का चित्रण है, इसलिए यहाँ आचार्यों के द्वारा ये कहा गया कि खंड काव्य की कथा के माध्यम से, उसके कथानक के माध्यम से उस समय के अनुकूल, समाज के अनुकूल कोई भी प्रासंगिक संदेश अवश्य खंड काव्य के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अब बात आती है मुक्तक काव्य की। प्रबंध और मुक्तक श्रव्य काव्य के दो भेद किए गए थे। तो प्रबंध काव्य के दोनों भेद महाकाव्य और खंड काव्य हम पढ़ चुके। अब श्रव्य काव्य का पहला भेद, दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं, वो है मुक्तक काव्य। अब श्रव्य काव्य का एक भेद है ये। मुक्तक काव्य के 9 भेद संस्कृत आचार्यों ने माने। अब क्या है वे 9 भेद? मुक्तक को आप बिहारी के दोहों के रूप में आप समझें, अपने दिमाग में बिठा ले। सभी ने बिहारी के दोहे पढ़े हैं। 2 पंक्तियों में पूरी की पूरी घटनाक्रम को वो साकार करके रख देते हैं। तो वो मुक्तक काव्य को ध्यान में रखते हुए आप इन भेदों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मुक्तक क्या है? जिसकी पूर्ति एक श्लोक में ही हो जाए, यानी एक श्लोक में ही कथा के सारे पड़ाव पार हो जाएं और आनंद की अनुभूति हो सहृदय पाठक को, वो मुक्तक माना गया। दूसरा भेद माना गया युग्मक। युग्म मतलब जोड़ा, यानी 2 श्लोकों में जो बात पूर्ण हो उसको युग्मक कहा गया। आनंदवर्धन ने इसे सदांतिक, आनंदवर्धन ने युग्मक के लिए सदांतिक शब्द का प्रयोग किया। और विशेषक और सदांतिक 2 भेद हैं मुक्तक के, उनको एक ही मान लिया इन्होंने। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, यानी मुक्तक जो एक श्लोक में ही सहृदय को आनंद में डुबो दे। युग्मक, बहुत सरल शब्दों में बता रही हूं, 2 श्लोक में जो सहृदय पाठकों को आनंद में डुबो दे वो युग्मक हो गया। विशेषक जो 3 श्लोकों में सहृदय पाठक को आनंद में डुबो दे। कलापक जो 4 श्लोकों में पाठक को आनंद में डुबो दे वो कलापक। कुलक जो 5 या अधिक श्लोकों में ही पूर्ण हो जाए और पाठक को आनंद में डुबो दे। कोश एक वो मुक्तक जो आपस में असंबद्ध, परस्पर जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी मुक्तक की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उसमें कथानक का विकास क्रम लंबा नहीं चलता। वो 1, 2, 3, 4 या 5 जैसा कि हम इन भेदों में देख रहे हैं, उसी में कथा अपने चरमोत्कर्ष, प्रारंभ होकर अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर लेती है, समाप्त हो जाती है। तो यहां तक तो कुलक तक तो 5 श्लोकों की बात आ गई। अब कोश क्या है? कोश का मतलब है ऐसे श्लोकों का संग्रह जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, यानी जिनके बीच कथा का कोई क्रम नहीं है। प्रघट्टक क्या है? एक कवि के द्वारा रचित परस्पर असंबद्ध श्लोकों का जो संग्रह है वो प्रघट्टक कहलाया। एक कवि के द्वारा रचित, यानी कोश में परस्पर असंबद्ध श्लोक अनेक कवियों के द्वारा रचित भी हो सकते हैं, लेकिन प्रघट्टक में एक ही कवि के द्वारा रचित परस्पर असंबद्ध श्लोकों का समूह होता है। विकीर्णक अनेक कवियों के द्वारा रचित मुक्त श्लोकों का संग्रह है। आगे चले। पर्यायबंध नवा श्लोक है। इसमें कवि विशेष द्वारा रचित मुक्त छंदों का संकलन होता है। अब दूसरा भेद, एक गीति काव्य की चर्चा और बाद में की गई। प्रारंभ में केवल ये 9 भेद मुक्तक के माने गए, लेकिन मुक्तक का एक रूप हमें गीति काव्य के रूप में भी मिलता है, जिसका विकास हमें भक्ति काल से दिखाई देना शुरू हुआ। कतिपय विद्वानों ने इसे, कुछ विद्वानों ने इसे गीति काव्य को मुक्तक काव्य का एक भेद माना है। गीति काव्य या गीति मुक्तक, इसके लिए शब्द का प्रयोग भी किया जाता है और हिंदी में आधुनिक साहित्य में इसके लिए गीत और प्रगीत शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। गीति काव्य क्या होता है? गीति काव्य आत्मपरक गेय रचनाएं, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गीति यानी जो गाया जा सके ऐसा काव्य, तो यानी गेयता इसका पहला गुण होती है। दूसरी बात, ये आत्मपरक यानी कवि की निजी अनुभूतियों से युक्त गेय रचनाएं होती हैं।
आगे चलें। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? गेयता यानी इसे गाया जाना चाहिए, कवि की आत्मानुभूति का चित्रण होना चाहिए, भाव प्रवण भावपूर्ण होनी चाहिए, रागात्मक अन्विति होनी चाहिए, यानी राग यानी प्रेम भाव के उत्कर्ष का यहाँ पर चित्रण होना चाहिए, इतना अधिक चरमोत्कर्ष कि पाठक उस आनंद में डूब जाए। प्रवाहमयता, एक क्रमिक प्रवाह होना चाहिए और संक्षिप्त होना जरूरी है, क्योंकि संक्षिप्त आकार में ही मुक्तक अपने सारे गुणों से युक्त हो, तभी वो गीति काव्य कहलाता है। गीति काव्य को विद्वानों ने अलग अलग अन्य भेदों में भी विभाजित किया है, जिसमें से कुछ भेद हैं आध्यात्मिक गीति, यानी आध्यात्मिक विषयों पर जो गेय पद लिखे जाएं वो आध्यात्मिक गीति हो गए। प्रेम गीति, जो प्रेम विषय को आधार बनाकर गेय पद लिखे जाएं वो प्रेम गीति हो गए। प्रकृति चित्रण से संबंधित जो गीत हो वो प्रकृति गीति। राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त जो गीत हो वो राष्ट्र गीति। व्यंग्यात्मक हो, सामाजिक कुरीतियों, बंधनों, परम रूढ़ियों और व्यर्थ की परंपराओं पर व्यंग्य करने वाले हों वो व्यंग्य गीति। आख्यान, किसी भी ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाकर कोई भी गेय पद की रचना की जाए वो आख्यान गीति। प्रयाण गीति, प्रयाण जब किसी भी महान लक्ष्य, मान लीजिए किसी युद्ध के मैदान में जाने के लिए प्रस्थान कर रहा हो नायक और उसकी अपनी सेना के साथ, तब जो गीत लिखा जाता है उसको प्रयाण गीति कहा जाता है। तो इस तरह से गीति काव्य को कुछ विद्वानों ने इन भागों में भी विभक्त किया है। अब बात आती है दृश्य काव्य की चर्चा श्रव्य काव्य की चर्चा हम कर चुके, अब हम करने वाले हैं दृश्य काव्य की चर्चा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है नाटक का। अब बात आती है कि आखिर दृश्य काव्य क्या होता है। तो दृश्य काव्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसे देखकर सहृदय आनंदित हो उसे दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य को दो भागों में मोटे तौर पर विभाजित किया गया। कौन से हैं वो दो भाग? रूपक या नाटक, यानी नाटक के लिए संस्कृत में रूपक शब्द का भी प्रयोग होता है, और उपरूपक यानी छोटी नाटिका। रूपक और उपरूपक में क्या अंतर है, ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। रूपक में यानी नाटक में रस की प्रधानता होती है, लेकिन उपरूपक में नृत्य आदि की प्रधानता होती है। इस भेद को आप ध्यान में रखेंगे। रूपक या नाटक के 10 भेद माने गए हैं विद्वानों के द्वारा, संस्कृत आचार्यों के द्वारा। नाटक के यानी रूपक के 10 भेद हैं और उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। धनंजय ने दश रूपक में रूपक के 10 भेदों का उल्लेख किया है, जिन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। किसने किया है? दश रूपक में रूपक के 10 भेदों का वर्णन आपको ध्यान रखना चाहिए, धनंजय ने किया है। अब किस प्रकार किया है, देखिए ये श्लोक उनके 10 रूपक में हमको मिलता है। नाटकम सप्रकरणम भाणम प्रहसनः डिमः व्यायोग समवकारौ वीथि अंक ईहा मृग। ये सारे के सारे रूपक के भेद हैं। नाटक पहला भेद, दूसरा भेद प्रकरण, तीसरा भाण, चौथा प्रहसन, पांचवा डिम, छठा व्यायोग, सातवां समवकार, आठवां वीथि, नौवां अंक और 10वां ईहा मृग। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब संक्षेप में हम ये जान लेते हैं कि ये जितने भी शब्दों का प्रयोग किया गया है इनका आखिर अर्थ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाटक की। नाटक क्या है? उनके अनुसार नाटक है कथा वस्तु प्रसिद्ध, ऐतिहासिक या पौराणिक होनी चाहिए, यानी प्रसिद्ध कथानक होना चाहिए। इसकी चर्चा महाकाव्य के संदर्भ में भी कर चुके हैं आचार्य। तो कथा वस्तु कैसी प्रसिद्ध होनी चाहिए? या तो इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए या पुराणों में प्रसिद्ध होनी चाहिए। 5 संधियां होनी चाहिए। नाटक की 5 संधियां मानी गई है, जिसकी चर्चा महाकाव्य के दौरान भी हुई थी, और वो 5 संधियां आप कंठस्थ कर लेंगे। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियां हैं। मुख का अर्थ क्या है? कथा का प्रारंभ। प्रतिमुख का अर्थ क्या है? विकास। गर्भ का अर्थ क्या है? प्राप्ति की आशा। अवमर्श का अर्थ क्या है? प्राप्ति की निश्चितता। और फल प्राप्ति, निर्वहन। अब इसको हम अच्छी तरह से समझ लेंगे। यानी नाटक की कथावस्तु जब शुरू होती है तो उसके लिए पहली संधि है मुख। उसके बाद धीरे धीरे वो विकास की ओर बढ़ती है तो प्रतिमुख। उसके बाद वो जिस लक्ष्य से लिखी गई है, यानी नायक और नायिका जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति की उनको संघर्ष करके, संघर्ष यहां पर होता है
और उसकी प्राप्ति की आशा उनको गर्भ नामक संधि में मिलती है। यानी कवि को कथानक में ये चित्रण करना है कि कब नायक और नायिका को फल प्राप्ति की आशा बंधी, उम्मीद बंधी। अभी तक तो वो केवल संघर्ष कर रहे थे, अब उनको उम्मीद बनती है तीसरी संधि में। चौथी संधि में उनको निश्चय हो जाता है कि अब हर स्थिति में हमें फल प्राप्त होने ही वाला है, और पांचवी संधि में वो फल प्राप्त कर लेते हैं। इन पांचों संधियों को आगे भी इनकी बार बार रूपक और उपरूपक में चर्चा आएगी, तो बार बार हम इस पर इसका विश्लेषण नहीं करेंगे, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से यहीं पर समझ लेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु नाटक के लिए उन्होंने बताया कि 5 अंक से 10 अंक इसमें होने चाहिए। यानी एक नाटक की पहचान ये है कि उसमें 5 से लेकर 10 अंक हो, 5 से कम अंक नहीं होने चाहिए। नायक कैसा होना चाहिए? धीरोदात्त नायक होना चाहिए, और नायक या तो राजा होना चाहिए या देवता होना चाहिए। वीर और श्रृंगार रस, अंगिरस यानी प्रमुख रस, वीर या श्रृंगार, इनमें से कोई भी एक रस प्रमुख होना चाहिए, और सभी रस, बाकी शेष जितने भी रस है, वो विशेष तौर पर अद्भुत रस उस वीर या श्रृंगार रस के सहायक के रूप में प्रयुक्त होना चाहिए। ये धनंजय ने नाटक के लक्षण बताए। आगे चलें। इसके बाद वे कहते हैं कि 4 वृत्तियां, नाटक की 4 वृत्तियां मानी गई हैं दोस्तों। इन वृत्तियों को, जैसे 5 संधियां हैं तो 4 वृत्तियों को भी आप ध्यान में रख लेंगे। पहली वृत्ति है कैशिकी। कैशिकी का मतलब है सरल शब्दों में जहां पर कोमल चेष्टाओं का वर्णन हो नायक नायिका की, वो कैशिकी वृत्ति। सात्वती दूसरी है, जहां पर उग्र वीर रौद्र रस के अनुकूल चेष्टाओं का वर्णन हो। रौद्र रस याद रख लीजिए आप, रौद्र रस के अनुकूल चेष्टाओं का वर्णन हो, वहां सात्वती वृत्ति। और आर्भटी, जहां पर कपट, छल और अहंकार से युक्त चेष्टाओं का वर्णन हो, वो आर्भटी वृत्ति। और जहां करुण और अद्भुत रसों से संबंधित चेष्टाएं हो, वाग्जाल हो, वाणी, शब्द चातुर्य हो, वो भारती वृत्ति होती है। तो उन्होंने कहा कि ये चारों की चारों वृत्तियां नाटक में प्रयुक्त होनी चाहिए। 5 संधियां होनी चाहिए, 4 वृत्तियां होनी चाहिए, और रीति मुख्य रूप से वैदर्भी, जानी जो 3 रीतियां हैं उनमें से जो कोमल कांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको वैदर्भी रीति कहते हैं। तो वैदर्भी रीति का प्रयोग होना चाहिए। अब दूसरा रूपक का भेद आता है प्रकरण। प्रकरण में कथा वस्तु काल्पनिक होनी चाहिए, यानी नाटक से बिल्कुल विपरीत, वहां इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। संधियां नाटक की तरह यहां भी 5 होनी चाहिए। अंक 5 से 10 होने चाहिए, ये भी नाटक की तरह। नायक धीर प्रशांत होना चाहिए, वहां पर नायक धीरोदात्त था, यहाँ धीर प्रशांत यानी धैर्यवान और शांत स्वभाव का नायक होना चाहिए। वहां राजा या देवता नायक था, यहां पर माना गया अमात्य यानी किसी भी राज्य का मंत्री या ब्राह्मण या व्यापारी, कोई भी नायक हो सकता है प्रकरण का। नायिका कैसी होनी चाहिए? नायिका किसी भी कुल की स्त्री या गणिका यानी वैश्या भी हो सकती है नायिका प्रकरण में। रस होना चाहिए, 4 वृत्ति और वैदर्भी रीति होनी चाहिए, चारों वृत्तियां होनी चाहिए और वैदर्भी रीति होनी चाहिए, यानी रस का प्रयोग भी नाटक के अनुकूल ही किया जाना चाहिए। तीसरा भेद है भाण। भाण का कथावस्तु कल्पित होनी चाहिए, और इसमें 5 संधियों की बात नहीं की गई, केवल 2 संधियों पर बल दिया, मुख और निर्वहन। यानी पहली संधि यानी जहां से कथावस्तु प्रारंभ होती है, और फल प्राप्ति निर्वहन अंतिम संधि, 2 संधियां होनी अनिवार्य है। और क्योंकि इसमें 5 से 10 अंकों की वहां बात थी, यहाँ केवल 1 अंक के होने पर जोर दिया। और नायक कैसा होना चाहिए? पाखंडी, कामुक यानी विलासी प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण वर्ण का होना चाहिए, धूर्त होना चाहिए, कुशल वीर होना चाहिए, और श्रृंगार रस का केवल आभास होना चाहिए। श्रृंगार रस आभास होना चाहिए, प्रमुख रूप में वर्णन नहीं होना चाहिए। आकाश भाषित, जो आकाशवाणी जिसको हम सुनते आ रहे हैं, आकाशवाणी से संवाद का प्रयोग होना चाहिए। और हास्य के जो 10 अंग माने गए हैं, उन हास्य रस के 10 अंगों का प्रयोग होना चाहिए किसमें? भाण में। अब बात आती है चौथे भेद की, प्रहसन। इसकी कथावस्तु कल्पित होनी चाहिए। इसमें भी 2 संधियां, मुख और निर्वहन, यानी प्रारंभिक संधि और अंतिम संधि होनी चाहिए, और 1 अंक होना चाहिए। भाण में भी 1 अंक था, यहाँ भी 1 अंक। यहाँ भी नायक पाखंडी, यहाँ भी नायक पाखंडी विप्र हो, और भारती वृत्ति का प्रयोग होना चाहिए, यानी छल कपट से युक्त बात होनी, प्रयोग होना चाहिए, उसके अनुरूप शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और हास्य के 10 अंग प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने चाहिए। 5वां भेद है रूपक का डिम। कथावस्तु विख्यात होनी चाहिए। इसमें 3 संधियों पर बल दिया, मुख, प्रतिमुख और निर्वहन,
यानी पहली, दूसरी और पांचवी। इसके 4 अंक निर्धारित किए गए और इसमें 16 पात्रों को अनिवार्य माना गया। कैसे 16 पात्र? जो उद्धत हो, उद्धत यानी उद्दंड स्वभाव के पात्र, उद्दंड स्वभाव के 16 पात्रों का होना अनिवार्य माना गया, जिसमें पिशाच, राक्षस आदि इस प्रकार के पात्रों का होना अनिवार्य माना गया। कैशिकी को छोड़कर अन्य तीनों वृत्तियां यहां होनी चाहिए, यानी 4 में से कैशिकी क्योंकि कोमल शब्दों से युक्त होती है और क्योंकि पात्र उद्दंड है, ऐसी स्थिति में कैशिकी उसका तालमेल वहां बैठेगा नहीं, इसलिए अन्य 3 वृत्तियों की बात यहां पर की गई। अंगिरस यानी प्रधान रस रौद्र होना चाहिए और बाकी जो शेष वीर, वीभत्स, अद्भुत और करुण, भयानक, ये सब सहायक रसों के रूप में आने चाहिए, यानी रौद्र रस प्रमुख रूप में होना चाहिए। छठा भेद है व्यायोग। व्यायोग में कथा वस्तु विख्यात होती है, यानी इतिहास प्रसिद्ध और पुराण प्रसिद्ध। 3 संधियों की बात यहां भी की गई, मुख, प्रतिमुख और निर्वहन, यानी वही पहली, दूसरी और चौथी। 1 अंक की बात की गई। नायक धीरोदत्त होना चाहिए। धीरोदात्त नायक का मतलब होता है धैर्यवान और उदात्त गुणों से युक्त, लेकिन यहाँ कौन सा नायक है? धीरोदत्त, यानी उद्धत स्वभाव का, धैर्यवान भी हो लेकिन उद्धत स्वभाव का भी हो, ऐसा नायक होना चाहिए। पुरुष पात्रों की अधिकता होनी चाहिए और कैशिकी को छोड़कर 3 वृत्तियां यहां होनी चाहिए और हास्य और श्रृंगार रस के अलावा अन्य रस प्रमुख रस होने चाहिए। 7वां भेद है समवकार। समवकार प्रख्यात देव या असुर संबंधी कथावस्तु। कथावस्तु यहाँ पर प्रख्यात तो कई नाटक के भेदों में आई, रूपक के भेदों में आई, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि कथानक प्रख्यात तो हो लेकिन वो या तो देवताओं से संबंधित हो या राक्षसों से संबंधित, मनुष्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, यानी देवताओं और राक्षसों से संबंधित कथावस्तु होनी चाहिए। 4 संधियां, 5 में से 4 संधियों की यहाँ बात की गई। कौन कौन सी? मुख, प्रतिमुख, गर्भ और निर्वहन। 1 संधि यहाँ पर हटा दी गई। नायक उदात्त प्रकृति का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? या तो देवता हो, लेकिन उदात्त प्रकृति का तो होगा ही, देवता होगा, लेकिन दानव भी है तो उसमें उदात्त गुण होने चाहिए। 4 वृत्तियां यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए। कैशिकी वृत्ति का बहुत कम, 4 वृत्तियां हो तो सही, क्योंकि नायक कैसा है? देवता है, दिव्य गुणों से युक्त है, उदात्त प्रकृति है, तो कैशिकी वृत्ति यानी कोमल शब्दों का प्रयोग तो किया ही जाएगा। तो कैशिकी वृत्ति के अनुरूप शब्द चयन हो, लेकिन कैशिकी वृत्ति का कम से कम प्रयोग हो और बाकी शेष वृत्तियों का अधिक प्रयोग होना चाहिए। वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए और श्रृंगार आदि जो अन्य रस हैं वो उसके सहायक के रूप में प्रयुक्त होने चाहिए। आगे चलें। वीथी, अगला भेद, कल्पित कथावस्तु हो और 2 संधियां हो इसमें, मुख और निर्वहन, यानी पहली और आखिरी। 1 अंक, 1 या 2 पात्र होने चाहिए, इसमें पात्रों की संख्या भी निर्धारित है वीथी में। कैशिकी वृत्ति का ही प्रयोग हो, यानी कोमल शब्द चयन का ही प्रयोग हो। अंगी या सूच्य रस श्रृंगार हो और अन्य रसों का केवल आभास हो, रसाभास हो। ये हो गए वीथी की विशेषताएं। 9वां है अंक। ये प्रख्यात कथावस्तु हो, यानी इसकी कथावस्तु भी कैसी? विख्यात होनी चाहिए, इतिहास प्रसिद्ध या पुराण प्रसिद्ध। 2 संधियों का प्रयोग, पहली और आखिरी, यानी मुख और निर्वहन। 1 अंक हो, लेकिन नायक कैसा हो? साधारण मनुष्य नायक हो। अधिकतर भारतीय वृत्ति का प्रयोग हो। अंगी रस करुण हो, यानी प्रधान रस करुण हो, बाकी रस गौड़ यानी उस करुण रस के सहायक के रूप में प्रयुक्त तो होने चाहिए। ये हुई अंक की विशेषता। 10वां भेद है ईहामृग। कथावस्तु कल्पित और पौराणिक, यानी कल्पना भी हो और पौराणिक भी हो, यानी मिश्रित कथावस्तु होनी चाहिए। 3 संधियों का प्रयोग होना चाहिए, मुख, प्रतिमुख, यानी पहला, दूसरा और चौथा। 4 अंक इसके लिए निर्धारित है और धीरोदत्त नायक हो, धीर भी हो और उद्धत प्रकृति का भी हो, लेकिन किससे संबंधित होना चाहिए? या तो विख्यात कोई देवता हो या मनुष्य हो, इनमें से होना चाहिए। राक्षस यहाँ नहीं स्वीकार किया गया है। 4 वृत्तियां होनी चाहिए और श्रृंगार रस प्रमुख रस हो, लेकिन उसका आभास मात्र होना चाहिए और शेष रस उसके सहायक के रूप में प्रयुक्त तो होने चाहिए, वो कहलाएगा ईहामृग। तो ये हुए रूपक के 10 भेद। अब हमने चर्चा की थी कि धनंजय ने उपरूपक के 18 भेद बताए हैं। वो 18 भेद कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। नाटिका, सबसे पहला भेद है नाटिका। रूपक, क्योंकि नाटक और रूपक एक ही बात है, संस्कृत में नाटक के लिए
रूपक शब्द का प्रयोग भी मिलता है और उपरूपक यानी रूपक का एक छोटा भाग। उस तरीके से आप इसको समझ लेंगे, जैसे महाकाव्य और खंड काव्य समझा था। तो नाटक, वहां पहला नाटक है, यहाँ नाटिका। इसका कथानक कल्पित होना चाहिए, स्त्री चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए और नायक कैसा होना चाहिए? धीर ललित। धीर ललित दो नायक तो आ ही चुके। कौन कौन से नायक आ गए? धीरोदात्त यानी उदात्त उच्च गुणों से युक्त धैर्यवान नायक, धीरोदत्त यानी धैर्यवान किंतु उद्दत प्रकृति का नायक, धीर ललित जो कला आदि में विशेष रुचि रखता हो, वो धीर ललित नायक होता है। तो धीर ललित नायक होना चाहिए और 4 अंक इसमें नाटिका में होने चाहिए। इसके बाद दूसरा भेद है त्रोटक, जिसमें 5 से लेकर 9 अंक होने चाहिए और इसमें विदूषक की स्थिति अनिवार्य है। अभी तक कहीं भी किसी भी भेद में विदूषक की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन पहली बार धनंजय ने त्रोटक में विदूषक की स्थिति को अनिवार्य माना। विदूषक क्या होता है? संस्कृत नाटकों में दोस्तों विदूषक एक वो पात्र होता है जो नायक के सहायक मित्र के रूप में सामने आता है और जिसका कार्य पात्रों का मनोरंजन करना, हास्य रस उत्पन्न करना होता है। तो विदूषक को यहाँ अनिवार्य माना और नायक कैसा होना चाहिए? देव या मानव चरित्र नायक के रूप में सामने आने चाहिए। किसमें? त्रोटक में। तीसरा भेद है गोष्ठी। गोष्ठी में साधारण पुरुष का वर्णन होना चाहिए, यानी जो प्रधान कथा वस्तु का जो आधार है वो साधारण मनुष्य होने चाहिए, लेकिन इसमें 5-6 स्त्री पात्रों का होना अनिवार्य है। 1 अंक होना चाहिए, कैशिकी वृत्ति प्रधान होनी चाहिए, मुख, प्रतिमुख और निर्वहन 3 संधियां इसमें होनी चाहिए और काम भाव का वर्णन होना चाहिए और श्रृंगार रस की प्रधानता होनी चाहिए। ये हुआ गोष्ठी। अब चौथा है सट्टक। प्राकृत भाषा का एक में भी बहुत सारे सट्टक लिखे गए, जिनकी चर्चा मैंने एक बार की भी है अपने सत्र में। तो सट्टक यानी प्राकृत भाषा में लिखे गए जो उपरूपक हैं, उनको सट्टक कहा जाता है। ये चमत्कार से भरे हुए होते हैं, तो इसमें अद्भुत रस प्रधान होता है और सट्टक के जो अंक होते हैं उनको अंक नहीं कहा जाता, बल्कि जवनिका कह करके पुकारा जाता है, जिसका शुद्ध रूप यवनिका यानी पर्दा है। नाट्य रासक, 5वां भेद। नाट्य रासक में 1 अंक होता है, नायक उदात्त होता है, श्रृंगार और हास्य रस की प्रधानता होती है और रासक क्योंकि नृत्य से जुड़ा हुआ शब्द है, तो उसके आधार पर लय और ताल के प्रयोग यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छठा भेद है प्रस्थान। 2 अंक होते हैं इसमें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रस्थान में जो नायक होता है वो भृत्य होता है। भृत्य यानी सेवक, नौकर, वो भृत्य को नायक माना जाता है और जो दासी वो नायिका के रूप में होती है। और यहाँ पर मदिरा, पान, विनोद और संगीत, इनका वर्णन प्रस्थान नामक उपरूपक के भेद में विशेष तौर पर किया जाता है। आगे चलें। 7वां है उल्लाप्य। यहाँ पर जो कथानक है वो देवताओं से संबंधित होता है। उदात्त नाटक होते हैं, नायक होते हैं और संग्राम यानी युद्धों का वर्णन होता है। श्रृंगार, हास्य और करुण रसों की अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है। 8वां भेद है काव्य। हास्य रस इसमें भरा हुआ होता है। आर्भटी वृत्ति का प्रयोग केवल नहीं होता, आर्भटी के अलावा जो शेष तीनों वृत्तियां हैं उनका प्रयोग यहाँ पर होता है और अंक सिर्फ इसमें 1 होता है। नायक और नायिका दोनों ही उदात्त नायक और उदात्त नायिका होते हैं। अगला है प्रेक्षण। यहाँ पर प्रेक्षण की खास बात क्या है कि नायक इसका नीच कुलोत्पन्न होता है, निम्न वर्ग का होता है। गर्भ और अविमर्श संधियां इसमें नहीं होती, यानी 4 में से केवल 2 संधियां इसमें नहीं होती, 3 संधियां होती हैं। 5 संधियां कुल मानी गई है, तो 2 होती हैं, 3 नहीं। 3 होती हैं, 2 नहीं होती। द्वंद्व युद्ध यानी आपस में द्वंद्व युद्ध का चित्रण यहाँ पर होता है और सरोप भाषण अनिवार्य, यानी द्वंद्व युद्ध जब करते हैं 2 पात्र, तो उनमें आपस में कटाक्ष, एक दूसरे पर आरोप लगाना, कुछ अपमानजनक तिरस्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना, ये जरूरी होता है। नेपथ्य में नंदी गायन। नंदी गायन का अर्थ है ईश्वर की प्रार्थना। नेपथ्य से ईश्वर की प्रार्थना की ध्वनि, फल प्राप्ति की ध्वनि आनी चाहिए, ऐसा इसके लिए अनिवार्य माना गया है। किसके लिए? प्रेक्षण नामक उपरूपक। आगे चलें। 10वां है रासक। रासक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ नृत्य से संबंधित है। 1 अंक होता है, इसमें 5 पात्र होते हैं। मुख और निर्वहन यानी पहली और आखिरी संधि होती है। नृत्य गीत की प्रधानता होती है। नायक मूर्ख होता है, लेकिन नायिका रमणी होती है, यानी सुंदर स्त्री होती है।
11वां है संलापक, इसमें 3 से 4 अंक होते हैं। नायक पाखंडी होता है। श्रृंगार और करुण रस के अतिरिक्त अन्य किसी भी रस की प्रधानता इसमें हो सकती है। श्री गदित 12वां भेद है, इसमें 1 अंक होता है। विश्व प्रसिद्ध यानी पुराण और इतिहास प्रसिद्ध कथानक होता है। नायक धीरोदात्त होता है। भारतीय वृत्ति का प्रयोग होता है और श्री शब्द का प्रयोग बार बार इसमें किया जाता है। शिल्पक 13वां है, इसमें 4 अंक होते हैं। 4 वृत्तियों का प्रयोग होता है। नायक ब्राह्मण होता है और उपनायक नीच कुल से उत्पन्न होता है। शांत और हास्य रस के अतिरिक्त अन्य रस में से कोई भी प्रधान हो सकता है और इसमें अनिवार्य रूप से शमशान आदि का वर्णन महत्वपूर्ण माना गया है। 14वां है विलासिका, इसमें 1 अंक होता है। श्रृंगार प्रधान होता है ये उपरूपक और इसमें नायक नीच कुल का अधम होता है। लास्य यानी नृत्य की प्रधानता होती है। दुर्मल्लिका 15वां भेद, 4 अंक होते हैं। अधम नायक होता है और अन्य जो पात्र होते हैं वो किसी न किसी कला में पारंगत होते हैं। 16वां है प्रकरणी, इसमें नायक सार्थवाह का अर्थ है सेठ होता है और नायिका उसी की जाति की स्त्री होती है। हल्लीश 17वां भेद है, इसमें 1 अंक होता है। 7 से 10 कम से कम स्त्री पात्र होते हैं और इसमें राग ताल लय की प्रधानता होती है और नायक की उदात्त वाणी का प्रयोग इसमें किया जाता है। 18वां है भाणिका, इसमें नायक अधम होता है यानी निम्न कुल का होता है, नीच प्रवृत्ति का होता है। नायिका उदात्त होती है और सुंदर नेपथ्य से सुंदर गीत रचना आदि सुनाई देती है, उसका प्रयोग किया जाता है। कैशिकी और भारतीय वृत्तियां प्रमुख होती हैं और मुख यानी पहली और निर्वहन यानी 5वीं संधि यहां पर प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों ये हुए हमारे उपरूपक के भेद 18 जो धनंजय ने बताए। अब बात आती है नाटक, जिसको वर्तमान रूप में हम देखते आ रहे हैं। कालिदास के नाटक भी हम पढ़ते हैं, हिंदी में बहुत सारे नाटक भी पढ़ते हैं। तो ये दृश्य काव्य का, वो तो रूपक का एक भेद नाटक था, ये दृश्य काव्य का एक भेद है। इसके लिए रूपक शब्द का प्रयोग भी स्वीकार किया गया है। भरत मुनि ने नाटक को तीनों लोकों के भावों का अनुकरण बताया है। नाटक को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है भरत मुनि ने और वे लिखते हैं, नाना भावोप संपन्नम नानावस्थान्तरात्मकम लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम। भरत मुनि कहते हैं कि जो नाना यानी विभिन्न प्रकार के भावों से संपन्न है, युक्त है, विभिन्न प्रकार की जीवन की अवस्थाएं जहां पर चित्रित हैं, जो लोक वृत्ति का अनुकरण करता है यानी लोक प्रचलित जो वृत्तियां हैं उनके अनुसार लिखा गया है, उसे हम नाटक मानते हैं। नाट्य एतन मया कृतम, मेरे द्वारा उसे नाट्य माना गया है, नाटक माना गया है। इसका अर्थ यहाँ है अर्थात नाना भावों और नाना अवस्थाओं से संपन्न लोक वृत्ति के अनुकरण का नाम ही नाटक है। धनंजय नाटक को कैसे परिभाषित करते हैं? अवस्था के अनुकरण को ही नाटक कहते हैं। आगे चलें। विश्वनाथ ने नाटक के 7 लक्षणों की चर्चा की। पहली बात, कथानक महाकाव्य की तरह इतिहास प्रसिद्ध होना चाहिए। मुख संधि आदि 5 संधियां होनी चाहिए, 5 संधियां। विलास का वर्णन होना चाहिए। रिद्धि आदि गुणों का वर्णन होना चाहिए यानी धन संपन्नता दिखाई देनी चाहिए। ऐश्वर्यों का संपूर्ण चित्रण किया जाना चाहिए। तीसरी बात, बीज रूप में कथा वर्णित होनी चाहिए यानी एक बीज से कथा संक्षिप्त रूप में प्रारंभ हो और एक क्रम में निरंतर विकास की ओर आगे बढ़े, क्रम से पुष्पित होकर अभीष्ट फल को प्राप्त करने वाले गठन से युक्त होनी चाहिए यानी उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए बल्कि सुगठित कथावस्तु होनी चाहिए। नायक दिव्य यानी अलौकिक गुणों से युक्त होना चाहिए, धीर और उदात्त गुणों से युक्त होना चाहिए और उच्च कुल में उत्पन्न कुलीन वंश में उत्पन्न होना चाहिए। सुख दुख विषयक वर्ण सामग्री यानी नाटक, श्रेष्ठ नाटक वही है जिसमें यदि सुख का वर्णन है तो दुख का भी वर्णन है, क्योंकि जीवन की सही अभिव्यक्ति सुख दुख के द्वारा समन्वित रूप से ही की जा सकती है, क्योंकि कभी भी जीवन में हमेशा सुख नहीं रहता और हमेशा दुख भी नहीं रहता। तो सुख दुख की वर्ण सामग्री होनी चाहिए। विभिन्न रसों का भावानुकूल प्रयोग होना चाहिए। श्रृंगार और वीर रस में से एक रस की प्रधानता होनी चाहिए और 5 से लेकर 10 अंक नाटक में होने चाहिए। इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि वस्तु, नेता अथवा पात्र, नेता शब्द पात्रों के लिए प्रयुक्त किया गया है, और रस, ये नाटक के 3 महत्वपूर्ण तत्व प्रारंभ में संस्कृत में माने गए और जो संवाद तत्व है
उस जिसको कि हम आज बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, उस संवाद तत्व को संस्कृत आचार्यों ने पात्रों के अंतर्गत ही समाहित कर लिया। यानी संवाद नाटक का पात्र में अंतर्भूत महत्वपूर्ण तत्व मान लिया गया। अब पाश्चात्य दृष्टि से, क्योंकि आजकल हम जो नाटक पढ़ते हैं, उनका विश्लेषण, उनकी समीक्षा हम बिल्कुल अलग तत्वों के आधार पर करते हैं। ये संस्कृत के आधार पर बताई गई बातें हैं। तो पाश्चात्य दृष्टि से नाटक के 6 भेद माने, 6 तत्व माने गए हैं, भेद नहीं। पहला है कथावस्तु, दूसरा है पात्र और उनका चरित्र, तीसरा है कथोपकथन यानी संवाद, पांचवा है देश काल और वातावरण, छठा है उद्देश्य और भाषा शैली, पांचवा है उद्देश्य और भाषा शैली, और छठा है अभिनेयता। तो ये 6 तत्व प्रमुख रूप से माने गए हैं। कहीं कहीं आजकल भाषा शैली को अलग मान लिया जाता है, उद्देश्य को अलग और भाषा शैली को अलग मान लिया जाता है। कहानियों में अभिनेयता नहीं होती। तो इस प्रकार कहानी और उपन्यास की समीक्षा के भी यही 6 तत्व होते हैं, अभिनेयता को छोड़कर। तो इस प्रकार इन तत्वों के आधार पर वर्तमान में नाटकों का विश्लेषण, उनकी समीक्षा का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने संस्कृत के आधार पर, संस्कृत आचार्यों के मतों के आधार पर काव्य के भेदों की विस्तार से चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि ये काव्य के भेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक भी शब्द इसमें ऐसा न रहे जिसका अर्थ आपको ज्ञात न हो। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।